साल 1888। चलिए लंदन चलते हैं, लेकिन वो वाला लंदन नहीं जो हम तस्वीरों में देखते हैं। यह है व्हाइट चैपल का इलाका। सोचिए, हर तरफ घना कोहरा, गलियों में गैस लैंप की पीली कांपती हुई रोशनी और हवा में गरीबी और कोयले के धुएं की एक मिलीजुली गंध। ये वो दौर था जहां जिंदगी सस्ती थी और रातें बहुत ज्यादा खतरनाक। आज हम इतिहास के एक ऐसे अनसुलझे पन्ने को खोलने जा रहे हैं जिसने 130 सालों से भी ज्यादा वक्त से दुनिया को उलझा रखा है। एक नाम जिसकी कोई शक्ल नहीं, जैक द रिपर। हमारे पास जो जानकारी है वो इस पूरे केस की परतें खोलती है, और हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं कि क्या हुआ था, बल्कि ये समझना है कि ऐसा क्या है इस कहानी में कि आज भी ये हमारे दिमाग से निकलती नहीं है। बिल्कुल। और ये कहानी सिर्फ एक कातिल की है भी नहीं, ये उस दौर के समाज का एक आईना है। व्हाइट चैपल का वो माहौल, वो खुद इस रहस्य का एक अहम किरदार था। सोचिए, वो एक ऐसी जगह थी जहां हजारों लोग भेड़ बकरियों की तरह छोटी छोटी जगहों में रहते थे, जहां पुलिस का पहुंचना तक मुश्किल था। हाँ, इसी लाचारी और गुमनामी के अंधेरे से जैक द रिपर जैसा कोई साया पैदा हुआ, और रही सही कसर उस जमाने की मीडिया ने पूरी कर दी, जिसने एक गुमनाम कातिल को एक कभी न मरने वाली एक डरावनी कहानी बना दिया। तो चलिए उस माहौल को और करीब से देखते हैं। हमारे सोर्स बताते हैं कि 19वीं सदी का व्हाइट चैपल अपराध और गंदगी का गढ़ था। गलियां इतनी तंग कि दो लोग एक साथ मुश्किल से निकल पाएं। और रातें तो जैसे कानून के राज से बाहर थीं। हाँ, और ऐसे में कई औरतें सिर्फ अपना और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए जिस्म फरोशी करने पर मजबूर थीं। और यही चीज किसी भी शिकारी के लिए उस जगह को एक तरह से जन्नत बना देती है। उसे पता था कि वो जिन्हें निशाना बना रही है वो समाज के सबसे निचले पायदान पर है। अगर वो गायब हो भी गईं तो कोई पूछेगा नहीं, कोई उनकी खोज खबर लेने वाला नहीं होगा। और पुलिस के पास न तो आज के जैसे संसाधन थे, न वैसी ट्रेनिंग। वो लोग भी उसी अंधेरे में तीर चला रहे थे। कातिल ने इसी कमजोरी का पूरा फायदा उठाया, और इसी अंधेरे में 31 अगस्त 1888 को पहली लाश मिलती है, मैरी एन निकोल्स। और ये कोई मामूली कत्ल नहीं था। उनका गला इतनी बेरहमी से काटा गया था कि सिर लगभग धड़ से अलग हो गया था, पेट को भी चीर दिया गया था। पुलिस ने शुरू में इसे किसी शराबी की लड़ाई या लूटपाट का नतीजा समझा। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि लंदन एक ऐसे खौफनाक सिलसिले की चपेट में आने वाला है जो इतिहास बदल देगा। एक मिनट, तो पहली हत्या को उन्होंने गंभीरता से नहीं लिया, उन्हें ये एक आम वारदात लगी। बिल्कुल, उस इलाके में कत्ल होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। लेकिन जब कुछ ही दिन बाद 8 सितंबर को एनी चैपमैन की लाश मिली और उसके कत्ल का तरीका हूबहू मैरी निकोल्स जैसा था, तब पुलिस के कान खड़े हुए। अच्छा, अब उन्हें समझ आया कि ये कोई एक अकेली घटना नहीं है, कोई एक ही शख्स है जो एक ही पैटर्न से इन औरतों को मार रहा है। और यहीं से कैनोनिकल 5 की बात शुरू होती है ना? वो 5 हत्याएं जिन्हें पक्के तौर पर जैक द रिपर से जोड़ा जाता है। हाँ, मैरी एन निकोल्स और एनी चैपमैन के बाद 30 सितंबर की रात तो कयामत की रात थी। उस रात एक नहीं बल्कि 2 कत्ल हुए। हाँ, एलिजाबेथ स्ट्राइड और कैथरीन एडोज। और फिर आखिरी और सबसे भयानक कत्ल हुआ 9 नवंबर को मेरी जेन कैली का। इन 5 हत्याओं में एक भयानक समानता थी, और वो समानता सिर्फ गला काटना नहीं थी, हत्यारा शरीर के अंदरूनी अंगों को भी निकाल रहा था। हमारे सोर्सेज में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि जिस सफाई और सटीकता से ये काम किया गया था, उससे लगता था कि कातिल को इंसानी शरीर की बनावट यानी एनाटॉमी की अच्छी खासी जानकारी थी। सही बात है, ये किसी आम गुंडे का काम नहीं लग रहा था। और यहीं से असली खौफ शुरू हुआ। जब तक लोगों को लग रहा था कि कातिल कोई पागल या शराबी है, तब तक डर एक तरह का था। लेकिन जैसे ही ये बात सामने आई कि अंग निकालने में एक तरह की सर्जिकल सटीकता है, तो डर का रूप ही बदल गया। अब कातिल कोई सड़क का गुंडा नहीं, बल्कि एक पढ़ा लिखा शैतान था। कोई डॉक्टर, कोई सर्जन या कोई ऐसा इंसान जो समाज में एक सम्मानित नकाब पहनकर घूम रहा था। और इस आग में घी डालने का काम किया उन चिट्ठियों ने। वो चिट्ठियां जो पुलिस और मीडिया को मिलनी शुरू हुई। एक खत जिसकी शुरुआत होती है डियर बॉस से, उसने तो सब कुछ बदल कर रख दिया। हाँ, उस खत में लिखने वाले ने न सिर्फ हत्याओं का मजाक उड़ाया था, बल्कि पुलिस को खुली चुनौती दी थी। और उसी खत में उसने पहली बार खुद को एक नाम दिया,
जैक द रिपर। लेकिन एक मिनट, क्या हम सच में मान सकते हैं कि ये खत असली था? उस दौर में मीडिया तो सनसनी के लिए कुछ भी कर सकता था। हो सकता है किसी रिपोर्टर ने ही अखबार ज्यादा बेचने के लिए लिख दिया हो। आपका शक बिल्कुल जायज है और ये एक बहुत बड़ी बहस है। आज ज्यादातर एक्सपर्ट्स यही मानते हैं कि डियर बॉस वाली चिट्ठी शायद एक धोखा थी। दुगरा थी? हाँ, जो शायद किसी पत्रकार ने ही लिखी थी। लेकिन बात ये नहीं है कि खत असली था या नकली। बात ये है कि इस एक खत ने एक गुमनाम हत्यारे को एक ऐसा नाम दे दिया जो अमर हो गया। मीडिया ने एक राक्षस को पहचान दे दी थी और वो नाम जैक द रिपर लोगों के दिलों में हमेशा के लिए बस गया। तो एक तरफ कातिल एक के बाद एक कत्ल कर रहा है और दूसरी तरफ मीडिया उसे एक सेलिब्रिटी की तरह बना रहा है। इस बीच लंदन पुलिस क्या कर रही थी? वो तो पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही थी। उनके नजरिए से देखिए, वो पूरी तरह से लाचार थे। आज के जमाने की फोरेंसिक साइंस जैसी कोई चीज ही नहीं थी। फिंगरप्रिंट या डीएनए की तकनीक तो भूल ही जाइए। कोई सीसीटीवी कैमरे नहीं थे और सबसे बड़ी बात, व्हाइट चैपल के लोग पुलिस पे बिल्कुल भरोसा नहीं करते थे। वो इतने डरे हुए थे कि अगर किसी ने कुछ देखा भी होता तो वो बताने से कतराता था। तो पुलिस के हाथ पूरी तरह से बंधे हुए थे। पूरी तरह से। वो हजारों लोगों से पूछताछ कर रहे थे, लेकिन सब अंधेरे में तीर चलाने जैसा था। तो इसका मतलब पुलिस के हाथ पूरी तरह से खाली थे। वो बस अंदाजे ही लगा रहे थे कि कातिल कौन हो सकता है। बस अंदाजे और थ्योरीज, और यहीं से संदिग्धों की एक लंबी लिस्ट बननी शुरू होती है। हमारे पास जो जानकारी है उसमें कुछ बड़े नाम हैं। सबसे पहला नाम आता है मॉन्टेग्यू जॉन ड्रूइट का। ये पेशे से एक वकील था, एक पढ़ा लिखा इंसान। एक वकील? वो पुलिस की लिस्ट में सबसे ऊपर क्यों था? सिर्फ इसलिए कि वो पढ़ा लिखा था? नहीं, सिर्फ इसलिए नहीं। सबसे ज्यादा शक की बात यह थी कि आखिरी हत्या यानी मैरी कैली की हत्या के कुछ ही हफ्तों बाद ड्रूइट की लाश टेम्स नदी से मिली। उसने आत्महत्या कर ली थी। ओहो। और उससे भी बढ़कर बाद में पता चला कि उसके अपने परिवार को उस पर शक था। वो मानते थे कि ड्रूइट मानसिक रूप से बीमार था और शायद वही ये सब कर रहा था। मतलब जो टाइमिंग थी वो बहुत ज्यादा संदिग्ध थी। ठीक है, ये तो वाकई एक मजबूत शक की वजह लगती है। और कौन था लिस्ट में? मैंने एक पोलिश आदमी एरन कॉस्मिंस्की का नाम भी सुना है। एरन कॉस्मिंस्की, वो एक नाई था जो व्हाइट चैपल में ही रहता था। वो मानसिक रूप से बहुत अस्थिर था और उसे औरतों से गहरी नफरत थी। पुलिस ने उससे पूछताछ भी की थी, लेकिन सबूतों के अभाव में छोड़ना पड़ा। अच्छा। दिलचस्प बात यह है कि सालों बाद, मतलब 21वीं सदी में, एक लेखक ने दावा किया कि उसे कैथरीन एडोज की लाश के पास से मिली एक शॉल मिली है। उस पर किए गए डीएनए टेस्ट से कॉस्मिंस्की के वंशजों से एक हल्का फुल्का मैच मिला। तो क्या ये केस सुलझ गया? डीएनए तो एक बड़ा सबूत है। यहीं पर पेच है। ज्यादातर वैज्ञानिक उस डीएनए सबूत को भरोसेमंद नहीं मानते। वो शॉल इतने सालों में कितने लोगों के हाथों से गुजरी, उस पर किसका किसका डीएनए लगा होगा, ये कहना बहुत मुश्किल है। तो कॉस्मिंस्की एक मजबूत संदिग्ध है, लेकिन ये कोई पक्का सबूत नहीं है। और मैंने तो ये भी पढ़ा है कि शक की सुई शाही परिवार तक भी गई थी, प्रिंस एल्बर्ट विक्टर। ये सच है? हाँ, ये थियरी भी बहुत मशहूर हुई। प्रिंस एल्बर्ट विक्टर जो रानी विक्टोरिया के पोते थे, लेकिन ये ज्यादातर कहानियां और मनगढ़ंत बातें ही हैं। उनके खिलाफ कोई भी ठोस सबूत कभी नहीं मिला। ये बस दिखाता है कि लोग इस केस को लेकर कितने जुनूनी थे कि वो राजकुमारों तक पर शक करने लगे थे। यहाँ तक कि वॉल्टर सिकर्ट जैसे एक मशहूर पेंटर का नाम भी बाद में इस केस से जुड़ा गया। तो मतलब एक वकील, एक नाई, एक राजकुमार, एक पेंटर, लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन नतीजा वही, शून्य। बिल्कुल। ये लिस्ट दिखाती है कि शक समाज के हर तबके पर गया, लेकिन जैसा कि सोर्स साफ कहता है, 130 से ज्यादा साल बीत जाने के बाद भी आज तक कोई भी दोषी साबित नहीं हो पाया है। ये रहस्य आज भी उतना ही गहरा है जितना 1888 में था। 9 नवंबर 1888 को मैरी जेन कैली की हत्या हुई, जो इन 5 हत्याओं में सबसे ज्यादा वहशी और क्रूर मानी जाती है। हत्यारे ने उसके कमरे में घंटों बिताए थे और उसके बाद खामोशी। सब कुछ अचानक रुक गया। ये इस कहानी का सबसे अजीब हिस्सा नहीं है, वो बस रुक गया। क्यों? ये शायद इस केस का सबसे बड़ा सवाल है। हत्याएं अचानक बंद क्यों हो गईं? थ्योरीज तो बहुत है। एक थ्योरी ये है कि शायद हत्यारा मर गया। हो सकता है मॉन्टेग्यू ड्रूइट ही कातिल था और उसने आत्महत्या कर ली। हाँ, ये हो सकता है। या ये भी हो सकता है कि कातिल किसी दूसरे छोटे मोटे अपराध में पकड़ा गया और जेल चला गया और किसी को पता ही नहीं चला कि वो जैक द रिपर है। या शायद उसे पागल खाने में बंद कर दिया गया हो।
या उसने बस शहर ही छोड़ दिया हो। ये भी संभव है। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि शायद उसकी हत्या करने की जो वहशी इच्छा थी वो मैरी केली की हत्या के बाद पूरी हो गई और उसने खुद ही रुकने का फैसला कर लिया। लेकिन ये सब सिर्फ अंदाजे हैं। कोई नहीं जानता कि वो रुका क्यों। तो जैक द रिपर के अपराध तो रुक गए, लेकिन उसकी कहानी तो बस शुरू हुई थी। अगर हम इसकी विरासत को देखें तो वो उसके अपराधों से कहीं ज्यादा बड़ी है। बहुत बड़ी। वो आधुनिक इतिहास का शायद पहला मीडिया सीरियल किलर बन गया। अखबारों ने इस कहानी को इतना बेचा कि ये डर लंदन से निकलकर पूरी दुनिया में फैल गया। सही बात है। और इस केस ने पुलिस को हमेशा के लिए बदल दिया। ये पुलिस की सबसे बड़ी नाकामियों में से एक थी, लेकिन इसी नाकामी ने उन्हें सोचने पर मजबूर किया कि उन्हें जांच के नए तरीकों की जरूरत है। यहीं से क्रिमिनल प्रोफाइलिंग जैसी चीजों के बीच पड़े। ये सोचना कि अपराधी कौन है से ज्यादा ये सोचना कि अपराधी किस तरह का इंसान है। बिल्कुल। आज भी उस पर नई किताबें लिखी जाती हैं, नई डॉक्यूमेंट्रीज बनती हैं और हर कुछ साल में कोई ना कोई नई थ्योरी लेकर आ जाता है कि उसने जैक द रिपर की पहचान खोज ली है। लेकिन जवाब आज भी वहीं का वहीं है, एक गहरा अनसुलझा रहस्य। तो अंत में हमारे हाथ क्या लगा? एक नाम, जैक द रिपर, जिसकी कोई शक्ल नहीं है। एक साया जिसे आज भी लंदन की धुंध भरी गलियों में महसूस किया जाता है। जैसा कि हमारे एक सोर्स में लिखा है, सबसे बड़ा रहस्य ये नहीं है कि उसने हत्या कैसे की, बल्कि ये कि वो कौन था। यह कहानी हमें यह भी बताती है कि कैसे एक अनसुलझा अपराध, समाज का डर और सनसनीखेज मीडिया मिलकर एक ऐसी कहानी बना सकते हैं जो सदियों तक जिंदा रहती है। जैक द रिपर अब सिर्फ एक कातिल नहीं है, वो हमारी सामूहिक कल्पना का, हमारे डर का एक अंधेरा और स्थायी हिस्सा बन चुका है। यहाँ एक विचार सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हमने बार बार इस बात का जिक्र किया कि कातिल को शरीर रचना का ज्ञान हो सकता था। वो कोई पढ़ा लिखा सम्मानित व्यक्ति हो सकता था। इस पूरे मामले का सबसे डरावना पहलू शायद ये नहीं है कि हत्याएं हुई। सबसे डरावना पहलू यह है कि जिसने भी यह किया वो समाज में एक सामान्य इंसान का नकाब पहनकर जी रहा था। हो सकता है वो दिन में एक डॉक्टर के तौर पर लोगों की जान बचाता हो या एक वकील के तौर पर इंसाफ की बातें करता हो, और रात में वही इंसान एक राक्षस बन जाता था। ये सवाल आज भी परेशान करता है। हम अपने आसपास के लोगों को असल में कितना जानते हैं?